नमस्कार दोस्तों। मैं मनिंदर सिंह चंडोक इंदौर से आज उस महान शख्सियत को याद करने के लिए आया हूं जिसे पूरा राष्ट्र आज कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। एक मिनट का समय दे रहा हूं, शायद हमारे कुछ साथी जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे कई साथी जुड़ेंगे और आज का टॉपिक लेकर मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज उस महान हस्ती का जन्मदिन है जिसका नाम कल्पना में आते ही ऐसा गर्व का एहसास होता है कि हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश में ऐसा शख्स पैदा हुआ। मैं बात कर रहा हूं अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, एक ऐसे शख्स की जिसे आज पूरा राष्ट्र बहुत कृतज्ञता से नमन कर रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम बोलते हैं, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनका जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ। पिता नाविक थे, अपनी नाव से लोगों को नदी के पार छोड़ा करते थे और नदी के पार से लाया करते थे। बहुत गरीबी थी घर में। 4 भाइयों और 1 बहन में सबसे छोटे एपीजे थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि घर का खर्चा चलाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम को समाचार पत्र तक बांटने पड़े। खैर, पिता के संस्कार, पिता वहां की मस्जिद में इमाम भी थे, माता हाउसवाइफ। पिता के संस्कारों ने अब्दुल कलाम को पढ़ने के लिए जब स्कूल भेजा तो उनकी एक छवि ऐसी बनी कि वे पढ़ने में बहुत मेधावी थे और हर बात को बहुत जल्दी ग्रास्प करते थे। उनकी ऐसी छवि उन्हें आगे बहुत काम आई। उनको गणित से बहुत प्रेम था। अपनी पढ़ाई रामेश्वरम से करने के बाद एपीजे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए। वहां से उन्होंने भौतिकी में स्नातक किया। भौतिकी में, फिजिक्स में उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले डीआरडीओ में अपनी सेवाएं देनी आरंभ की। डीआरडीओ में उनको सबसे पहला काम मिला हॉवरक्राफ्ट बनाने का, मगर वो अपने कामों से उतने संतुष्ट नहीं हुए। 1969 में उन्होंने इसरो ज्वाइन किया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग, वो उन्होंने ज्वाइन किया। और यहां पर उनको सबसे पहला जो प्रोजेक्ट दिया गया वो था SLV-3 को, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना, और ये उन्होंने बखूबी करके दिखाया। उसके बाद उन्होंने अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया और यहां से उन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। पोखरण 3 का जो परीक्षण हुआ था उसमें उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने अनेक पदों पर कार्य करते हुए अपने ज्ञान को सदा आगे बढ़ाया और देश की सेवा की। वे 3 लोगों से बहुत प्रभावित थे। एक डॉक्टर विक्रम साराभाई, दूसरे प्रोफेसर सतीश धवन और तीसरे डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। इनसे उन्होंने लीडरशिप बहुत सीखी। वे हमेशा उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते थे। उनकी एक्टिविटीज को देखकर, उनके इन कार्यों को देखकर 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें देश का राष्ट्रपति बनाने की इच्छा जताई। जिस वक्त ये उनको सूचना दी जानी थी, वे एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे और वहां पर वो पूरे दिन क्लास ले रहे थे और इधर उनके जो कमरा था वहां पर टेलीफोन की घंटियां बज रही थी। रात को जब वो आए वापस करीब 9:30 बजे, तब उनका फिर से फोन आया प्रधानमंत्री के
प्रमुख सचिव का, निजी सचिव का, मिस्टर जॉर्ज का, कि प्रधानमंत्री जी आपसे अर्जेंट में बात करना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की और प्रधानमंत्री जी ने अपनी इच्छा जताई कि हम आपको देश के राष्ट्रपति के रूप में देख रहे हैं, हमें आपकी स्वीकृति चाहिए। अब बताइए कि जब किसी को इतना बड़ा पद प्रधानमंत्री खुद ऑफर कर रहे हैं, उसके बाद भी अब्दुल कलाम साहब ने उनसे कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए सोचने का, मैं सोचकर आपको बताता हूं कि मैं इस पर क्या निर्णय मेरा रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप सोच लीजिए, पर मुझे रात तक बता दीजिएगा। अब्दुल कलाम ने अपने सगे संबंधियों से, अपने करीबियों से, अपने चाहने वालों से इस बात का सलाह मशवरा किया और रात को करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री जी को इत्तला किया कि वे उसमें सहमत हैं। और उसके बाद तो फिर इतिहास बन गया। एक ऐसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद पर आसीन करने के लिए क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी की तो एनडीए रेडी थी ही, क्या कांग्रेस, क्या लेफ्ट पार्टियां, क्या मुलायम सिंह यादव, क्या बाकी लोग, सभी लोगों ने अपनी अपनी स्वीकृति दी और 25 जुलाई 2002 को आप देश के 11वें राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। आप इस पद पर 2007 तक रहे। इस दौरान आपने कई अच्छी अच्छी चीजें की। कई जगह आपका नाम उछाला भी गया। आपके पास जिस तरह से 20 या 21 आपके पास आवेदन आए, जिसमें जो दुर्दांत आतंकी होते हैं या जिनको फांसी की सजा होती है, जिनको मौत की सजा दी जाती है, उनके आवेदन आए, जिसमें उनको क्षमा याचना के लिए आपको लिखा गया, पर आपने किसी पे भी कार्यवाही नहीं की। सिर्फ एक एप्लीकेशन को अटेंड किया, कोई धनंजय चटर्जी थे, और उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया और उनको बाद में फांसी दे दी गई। तो मित्रों, ऐसे राष्ट्रपति को इस देश ने देखा है। हमें गर्व होता है कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में था। आपको देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 1997 में आपको भारत रत्न दिया गया। इसके पहले आपको पद्म विभूषण और पद्म भूषण दिया गया। आपने अपनी वो छवि बनाई कि आपको पब्लिक प्रेसिडेंट कहा जाता था, जनता का राष्ट्रपति। आपको बच्चों से बहुत प्रेम था। आपने कई किताबें लिखी, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी इंडिया 2020, भारत को 2020 तक क्या करना चाहिए। आपने 5 चीजों को उसमें हाईलाइट किया कि यदि ये 5 चीजों में भारत आत्मनिर्भर बन जाए तो भारत किसी भी विकसित से विकसित देश के सामने खड़ा हो सकता है। और बहुत कुछ हमने उस चीज को पा लिया है। आपका देहांत 2015 27 जुलाई 2015 को शिलोंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लेक्चर देते हुए हुआ। आप देखिए कि मृत्यु भी कैसे आई। आप शिलोंग इंस्टीट्यूट में जिस समय लेक्चर देने जा रहे थे तो आपको कुछ डिस्कंफर्ट फील हुआ। तो जो साथी थे उन्होंने कलाम साहब को बोला भी कि यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो हम आज का ये जो लेक्चर है इसे स्थगित कर देते हैं, कल कर लेंगे। पर वे नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कुछ होगा और मैं वो लेक्चर दूंगा। जिस समय वे सीढ़ी चढ़ रहे थे मंच की, तब उनको और तेजी से दर्द हुआ। फिर उनको लगा कि शायद सुबह की थकान है, सुबह से वो काम कर रहे हैं, शायद उनको थकान है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। उन्होंने लेक्चर देना शुरू किया और 5 मिनट के अंदर ही वे गिर पड़े। उनको पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मृत्यु पर पूरे विश्व ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत ने एक ऐसा सपूत खो दिया जिसकी जितनी भी मिसाल दी जाए उतनी कम है। उनके लिखी हुई पुस्तकें हम सबके बीच में उपलब्ध हैं। विंग्स ऑन फायर उनकी ऑटोबायोग्राफी है। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरे पास अब्दुल कलाम जी का पूरा कलेक्शन है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनकी पुस्तकों को पढ़ें, आप देखें उन्होंने क्या लिखा है। उनकी कई पुस्तकें हैं, विंग्स ऑफ फायर है, इग्नाइट माइंड्स है, इंडिया 2020 है। एक वो प्रमुख स्वामी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। प्रमुख स्वामी जिनके स्वामी नारायण मंदिर हैं और जिन्होंने अपने उम्र में, अपने जीवन के दौरान ऐसे करामाती कार्य किए हैं
जिनकी तूती आज ही बोलती है। वे प्रमुख स्वामी महाराज से बहुत प्रभावित थे। तो इस तरह से आज कृतज्ञ राष्ट्र एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मना रहा है, 89वीं जयंती। एक अच्छा जीवन उन्होंने जिया। कहते हैं जिस समय उनकी मृत्यु हुई तो उनके नाम पे ना तो कोई एफडीआर थी, ना उनके नाम पे कोई सामान था। उनके पास एक सिर्फ लैपटॉप था, चंद कपड़े थे और कुछ पुस्तकें थीं। ऐसे महान व्यक्ति को मेरा सलाम। ऐसे महान व्यक्ति इस देश में हुए हैं, इसका मुझे गर्व है कि मैं इस देश का नागरिक हूं। मित्रों, एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़िए। एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि वो सपने क्या हैं जो आपको सोने दें। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दें। एक व्यक्ति जो कि पेपर बांटता था, एक व्यक्ति जो कि अपने पिता के साथ काम करता था, एक नाविक का काम करता था, वो देश का राष्ट्रपति बना। अभी अपने प्रधानमंत्री को देख लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बड़े नगर में चाय बेचता था, आज देश का प्रधानमंत्री है। तो मित्रों, हम सब नमन करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने का संकल्प लेते हैं। उनकी लिटरेचर को हम पढ़ते हैं, उससे शिक्षा लेते हैं और ईश्वर से बारंबार ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और पीछे से राष्ट्र को इस चीज को अपनाने की शक्ति दें कि हम भी अब्दुल कलाम से कुछ सीख कर, यदि उनके जैसे नहीं बन सके तो उनका 1% भी यदि हम अडॉप्ट कर लें तो हम कहां से कहां पहुंच जाएं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे युग पुरुष को पुनः एक बार मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।